आज हम अपने रंगअड्डे की शुरुआत करेंगे और ये हमारा 9वां रंगअड्डा है, मतलब 9 महीने पूरे हुए और अब तक के 8 रंगअड्डे में ये जो पूरा पिछला साल गुजरा, हम लोग मई से शुरुआत किए थे और आज इस वर्ष का पहला रंगअड्डा जो 9वां पड़ा है और जनवरी महीने में, जिसके केंद्र में कौन है? जयशंकर प्रसाद और विजय तेंदुलकर। तो सबसे पहले मैं लिटिल थेस्पियन के संस्थापक हमारे गुरु अजहर सर को ये रंगअड्डा हमेशा की तरह उन्हें समर्पित है और सर की हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि आज की नई पीढ़ी के बीच ना संवाद होना चाहिए रंगमंच को लेकर। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन नाटककार अभी हैं, कौन लिख रहे हैं, कौन नहीं लिख रहे हैं। इनकी जानकारी तक भी उनको नहीं होती है। कौन क्षेत्रीय स्तर तक जाने जाते हैं, कौन राष्ट्रीय स्तर, कौन राष्ट्रीय स्तर से भी आगे। तो ये एक ऐसा मंच है हमारे लिए जहाँ कलाकार अपने को तैयार भी कर रहे हैं और भावी आने वाले समय के लिए खुद के ऊपर एक जिम्मेदारी भी लेते जा रहे हैं। और लिटिल थेस्पियन द्वारा आयोजित ये 9वां रंगअड्डा जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्त्री पक्ष पर बात रखने के लिए राधा ठाकुर आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि जयशंकर प्रसाद सबसे पहले कवि हैं, फिर नाटककार, कहानीकार और उन्होंने आलोचना भी बहुत किया है। साथ ही प्रसाद की जो पहली छवि हमारे मस्तिष्क में आती है, विशेष करके साहित्य के जो विद्यार्थी उनके मन में एक कवि के तौर पर कोमल कांत और संस्कृत शब्दावली के लिए हमेशा से सबसे पहले हमारे जहन में वो आ जाते हैं। और उनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये तो बीए के पाठ्यक्रम और एमए के पाठ्यक्रम में भी है। और जब भी किसी स्त्री की बात हो और उनका कोई एक कोटेशन हम नहीं उद्धृत करें तो लगता है कि नहीं, कुछ छूट रहा है। तो स्त्री के कई दृष्टिकोण को अपने नाटकों में हर तरह के पात्र, स्त्री के जितने तरीके के पात्र हैं वो सारे वो समाहित करते हैं। तो अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, राधा आए और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्त्री पक्ष को लेकर अपनी बात रखें। यहाँ पर गुरु माँ को मेरा सादर प्रणाम और सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। और यहाँ मेरी प्रिय मैम गीता मैम उपस्थित है। मुझे नहीं पता था कि गीता मैम आ रही है और पहले से ज़्यादा मैं अभी और ज़्यादा मैं डरी हुई हूँ उनको देखकर। गलतियों से मैं नहीं घबराती हूँ क्योंकि गलतियाँ होनी चाहिए, सीखने का अवसर मिलता है। बस इसी बातों के साथ मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में निहित स्त्री पक्ष पर। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो स्त्री है उसे मेरे ख्याल से तो कोई नहीं समेट सकता। और क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्त्री प्रखर और तीक्ष्ण स्वर के साथ प्रस्फुटित होती है। प्रसाद के नाटकों में स्त्री हर क्षेत्र में परिपूर्ण नजर आती है, वह चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से। हर क्षेत्र में स्त्री के भीतर त्याग है, दया है, क्षमा है, सहनशीलता और एक निष्ठा का समन्वय दिखाई देता है। प्रसाद के नाटक में स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का निर्वाह कर करुण भाव की जीवंत शैली के रूप में उभर कर सामने आती है। जिसको चिंता है अपने राज्य, एक स्त्री को भी चिंता है अपने राज्य की। ये राजश्री राजश्री नाटक की वो है पंक्ति से मतलब ली गई है, क्योंकि उस समय एक स्त्री के 1915 का नाटक है राजश्री। उस समय एक स्त्री राज्य के विषय में सोच रही है, ये छोटी बात नहीं है। राजश्री की बात करें तो राजश्री गृह स्वामिनी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर राजनीतिक स्थिति पर चिंतन मनन प्रकट करते हुए समाज के हित एवं अहित पर अपने विचार प्रकट करती है, लेकिन सामाजिक दायरों का उल्लंघन किए बिना अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखती है। वो अपने जीवन की गहराइयों को मापते हुए अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।
ब्रह्मांड मेघों के चरण ढक रहे थे उसका पुकार, बन रहा था वो मन, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, पश्चिम के वियोग नीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण अभिमंडल उनको भी दिखाई देते हो छविधाम। विभर में नील गगन के आज वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय की कोमल कवि की कांत कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। लगा कहने आगंतुक वेट, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो संवाद, सुमन को जियो मधुमय संदेश। भरा था मन में नभ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर वह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ जारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास, बड़ा था मुक्त वयोम करने की, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधिक, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, कैसी है क्या है पीर, बड़ा मन और चलेंगे पैर, शायद मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, कितना सुंदर संहार। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला ये जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा बेश्रद्ध, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ किसका यह दान, कि घर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों है इतने क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, तुम अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। संचार हृदय विज्ञान शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल्प बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। सिंह की कविता आकार में सारस। 3 बजे दिन में आ गए वे, 3 बजे ही दिन में आ गए वे जब आए किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसे भी आती है सारस। एक के बाद एक वे झुंड के झुंड धीरे धीरे आए, धीरे धीरे छा गए सारे आसमान में, धीरे धीरे उनके डैनों से झरती रही सूखी धान की सूखी पत्तियों की गंध। ऐसे 3 बजे आए वे, धीरे धीरे वे छा गए सारे आसमान में, धीरे धीरे उनके केंकार से गूंज उठा सारा का सारा शहर। वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा, देर तक उनके डेनों से झरती रही सूखे धान की पत्तियों की गंध। अचानक एक बुढ़िया ने उन्हें देखा। जरूर वे पानी की तलाश में आए हैं,
उसने सोचा, रसोई में गई, आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा। लेकिन सारस करते रहे शहर की परिक्रमा। उन्होंने ना तो बुढ़िया को ही देखा और ना ही जल भरे कटोरे को। की गवाही मिलॉर्ड। वेट, इस मुकदमे में मुझे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। मिस्टर कर्णिक इन द बॉक्स। यस। स्पीक मिस्टर कर्णिक, आप कोर्ट को क्या जानकारी देना चाहते हैं? अभियुक्त मिस बेनाले और रोकड़े के संबंध में जो तथ्य मिस्टर रोकड़े ने कोर्ट के सामने रखे वो सरासर झूठ है। अभियुक्त बेनाले और रोकड़े के विषय में जो कुछ कोर्ट के सामने बताया गया उसमें आप क्या सुधार करने जा रहे हैं मिस्टर कर्णिक? सत्य का स्मरण करके ये बताना मेरा कर्तव्य है कि अभियुक्त के मुख कमल पर रोकड़े ने थप्पड़ नहीं मारा था। जो कुछ हुआ वह इस प्रकार था। पहले अभियुक्त ने रोकड़े को घेर कर रोका। ये देखकर मैं ये जानने को उत्सुक हो उठा कि देखूं आगे क्या सिचुएशन आती है, और चुपचाप मैं अंधेरे में एक तरफ छुप गया। अभियुक्त ने रोकड़े से पूछा, तो फिर क्या फैसला किया तुमने? रोकड़े के सब कान में पड़े। भाभी के हुक्म के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे मजबूर ना कीजिए। अभियुक्त ने पूछा, भाभी की गुलामी में अभी और कितनी जिंदगी बिताओगे? इस पर रोकड़े ने कहा, इसकी कोई हद नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी तकदीर होती है। मैं शादी की बातचीत भी नहीं सोच सकता। इस पर अभियुक्त ने कहा, फिर से सोच लो, मैं तुम्हारा सारा भार उठा लूंगी, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दूंगी। भाभी और अन्ना से भी डरने की कोई बात नहीं रह जाएगी, फिर तुम आत्मनिर्भर हो जाओगे। इस पर रोकड़े बोला, मुझे डर लगता है, और आपकी ऐसी दशा में अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो दुनिया मुझ पर थूकेगी। थूक! हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। आप मेरे पीछे मत पड़िए, नहीं तो भाभी से कह दूंगा। सुखात नहीं। थैंक यू मिस्टर कर्णिक। तो यानी कि अभियुक्त ने गवाह रोकड़े को फंसाकर उससे विवाह करने की जो कोशिश की थी ये सच है। सिर्फ थप्पड़ किसने किसको मारा इस पर आपकी राय भिन्न है। ये राय नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। न्यायमूर्ति महाराज। हाँ, अभियुक्त का एक मौसेरा भाई है जिसे मैं जानता हूं, यानी कि परिचय बिल्कुल संयोग से ही हो गया हमारा। यही दादर जिमखाने का एक क्रिकेट मैच में, यानी कि बैचलर 11 के उस मैच में हम दोनों का एक संयुक्त फ्रेंड उस दिन खेल रहा था, और वो फ्रेंड जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, अभियुक्त का मौसेरा भाई है। ये सूचना मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी। मेरा फ्रेंड अभियुक्त को जानता है और वो उसे अच्छी तरह से जानता है, यानी कि अभियुक्त के बारे में उसे खूब जानकारी है। आई सी। तो इसे आप किस्से की तरह क्यों मान रहे हैं? कोर्ट के नियमों की इज्जत कीजिए। यस। तो अभियुक्त के चर्चा करते हुए उसके मौसेरे भाई और मुझ में यही बातचीत हुई कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम चल गया मुझे, यानी कि जानकारी मिली मुझे। जैसे कि एक बार अभियुक्त ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या? That's the point। तो टिक 20 की शीशी की